चलिए आज धर्म से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा कर लें। और रिलीजन को लेकर के अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर आधुनिक भारतीय इतिहास तक हम धर्मों को बहुत सारे भागों में बांटते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास से धर्म मतलब धर्म एवं संस्कृति को अगर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो साफ पता चलेगा आपको कि धर्म और संस्कृति के बीच में, दोनों के बीच में कितने सवाल बनते हैं। यानी उन सवालों को अगर हम उसके इर्द गिर्द घूमते हैं तो हमारे पास सवालों की संख्या अधिक होती है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग बात थोड़ा कर लें कि यहाँ पर पोजीशन बन क्या रहा है। सबसे पहले हमने एक टारगेट किया है धर्म, ताकि आप जल्दी जल्दी चीजों को लिखना ना पड़े। रिलीजन से संबंधित है तो रिलीजन से बात होगी तो सबसे पहले रामायण के बारे में तो जरूर चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रामायण का जो पुराना नाम है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। थोड़ा नाम बड़ा है, इस चीज को कम से कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन रामायण से संबंधित कुछ सवालों का काफी इंपॉर्टेंट रहा। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि रामायण किस भाषा में थी, संस्कृत में, और इसमें कितने टोटल कांड थे। इसमें टोटल कांडों की संख्या 7 थी। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है रामायण में कांडों की संख्या, चूंकि जैसे महाभारत में पर्व था उसी तरह रामायण में क्या था, उस समय कांड बताया था, 7 कांड था। 7 कांड से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें पूछा गया कि सबसे पहले भारत के बाहर अनुवाद इसका कहां हुआ था। तो ध्यान रखना है कि भारत के पहले सबसे पहले इसका जो अनुवाद हुआ था वो चाइना में हुआ था। अब निश्चित तौर पर इस चीज को ध्यान में रखना है कि आखिरकार चाइना की संस्कृति और भारत की संस्कृति में क्या ऐसा घुलनशीलता था। तो आपको पता होगा कि जब आप फाहियान को देखिएगा, वैनसांग को देखिएगा, यूची को देखिएगा, तो ये सारे इत्सिंग को देखिएगा, ये सारे जितने भी पिलग्रिम्स हुए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में काफी कुछ लिखा और यहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। इवन आपको एक चीज बात का जरूर अंदाजा होगा कि जर्मनी के मैक्स मूलर संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने भारत के बारे में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लिखा था और उन्हें संस्कृत भाषा की बेहतरीन जानकारी थी। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक मैक्स मूलर भारत की यात्रा नहीं किया, कभी भारत नहीं आया, लेकिन भारत की संस्कृति, भारत की विविधता, जो डाइवर्सिटी है, उसकी जो यूनिटी कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में उन्हें काफी जानकारी थी। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। एक जहां पर 2 क्वेश्चन बनता है बाबू, चूंकि हमारा टारगेट सिविल कोड को लेकर के ज्यादा क्वेश्चन पर है, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ दे। तो पहला एक सवाल है कि आदि रामायण के रचयिता कौन है। तो ये है भुसुंडी, नाम जरूर सुने होंगे, भुसुंडी। क्वेश्चन आता है कि आदि रामायण के रचयिता का नाम है भुसुंडी। और एक और क्वेश्चन आता है तमिल रामायण। ये तमिल रामायण वाला क्वेश्चन तो काफी फेमस है, नाम सुना होगा कंबन जो है, उनको जो कहा जाता है कि कंबन जो है उन्होंने तमिल में सबसे पहले दक्षिण में जाकर तमिल में इन चीजों का जो भाषा में जो अनुवाद किया था रामायण का, ये काफी पॉपुलर हुआ था। उस समय चोल शासक थे कुलोतुंग तृतीय, जिसके काल में इसकी रचना भी हुई थी। तो क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि किसके शासन काल में कंबन थे। तो वो थे कुलोतुंग तृतीय के काल में और वो चोल राजा थे। तो इस तरह का सवाल आप ध्यान रखिएगा, रामायण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलिए देखिए क्या सवाल पूछा जा रहा है, उस सवाल को हम लोग एक बार देख लें। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे एक सेक्शन में, जो हम लोग बात किए महाभारत। अब महाभारत पर हम लोग थोड़ा बात करें। यह अक्सर बहुत फेमस क्वेश्चन है कि महाभारत का पूरा नाम जय संहिता, और इसमें पर्वों का उल्लेख है, 18 पर्व का उल्लेख मिलता है। इस पर्वों के बारे में और भी जगह पर उल्लेख है, जबकि इसका प्रारंभिक उल्लेख मिलता है आशुलायन ग्रीष्मोत्तर में। तो महाभारत से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको सवाल जो है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो सनातन धर्म के बाद हम लोग के पास धर्मों का सिस्टम देखने को मिला। ऋग्वेद में भी आपको हमने बताया था कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, वो भी जो तीसरा खंड है, क्योंकि ऋग्वेद में 10 मंडल था, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसके रचनाकार थे विश्वामित्र। ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही साथ 10वां मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दसराग युद्ध के बारे में वर्णन उसमें मिलता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपका सिविल कोड में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं, आपको डायरेक्ट हिट करना होगा। तो हिट वाला क्वेश्चन को आपको तो ठीक करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्या पोजीशन बन रहा है। पुराण भी से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा था। देखिए पुराणों की संख्या 18 है। कुछ संख्या बाबू जिसको आपको भूलना नहीं है, जैसे संख्या वेद का 4 है, वेदांग का, ये सब आपको संख्या भूलना नहीं पड़ेगा। वेदांग का 6 है ये, और वेदांत जो है, वेदांत जिसको हम लोग उपनिषद बोलते हैं, उसका 108 है। ये सब आपको एकदम दिमाग में पूरा फिट करना पड़ेगा कि इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आता है कि सर्वाधिक प्राचीन कौन सा पुराण है, तो मत्स्य पुराण है। यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है और मत्स्य पुराण में एक वंश के बारे में डिटेल दिया गया है, नाम जरूर सुनेंगे आप लोग, नाम है सातवाहन वंश। अब सातवाहन जब आ जाएगा तो ये ध्यान रखना है कि इसके संस्थापक के रूप में थे सिमुक। ये क्वेश्चन आता भी है
कि सातवाहन के संस्थापक के रूप में कौन थे? सिमुक, और ये अपनी राजधानी बनाए थे प्रतिष्ठान। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे सवाल पूछ दे कि प्रतिष्ठान किसका राजधानी था, तो वो सातवाहनों का था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर सातवाहन को टारगेट करता है तो सातवाहन में मतलब कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि किस तरह की सभ्यता थी, तो वो मातृसत्तात्मक था। उसी तरह सातवाहन भी मातृसत्तात्मक था, इसलिए सभी शासकों के आगे उसके मां का नामकरण किया गया, मां का नाम जोड़ा गया। जैसे आपने नाम सुना होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, बहुत सारे ऐसे सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस सातवाहन में एक विद्वान थे हाल, इसका क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है क्योंकि हाल ने अपनी एक कृति, उनकी कृति थी गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती के जरिए उन्होंने बहुत सारे चीजों का वर्णन किया था। तो ये सब आपको अपने दिमाग में रखना है कि गाथा सप्तशती के लेखक कौन थे? हाल, और हाल शासक के रूप में भी कार्य किया और उन्होंने बहुत अच्छा विस्तृत विवरण दिया था उस समय का। तो प्रतिष्ठान ये याद रखिएगा। और सातवाहन का क्वेश्चन एक आए तो एक क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि सबसे पहले शीशे का सिक्के जब बनाने का श्रेय इसी सातवाहन को जाता है, यानी शीशे का सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है? सातवाहनों को। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन हम लोग अभी धर्म पर काम करेंगे। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मौर्य वंश के अलावा एक और चीज जोड़ लीजिएगा, गुप्त और मौर्य दोनों, यानी गुप्त वंश और मौर्य वंश दोनों का जो जानकारी आपको विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। गणेश पूजा का सबसे पहले उल्लेख और साथ ही साथ तांत्रिक पद्धति का उल्लेख, तांत्रिक पद्धति और गणेश पूजा दोनों का उल्लेख जो है वो सबसे पहले मिला है किसमें? वो मिला है आपको अग्नि पुराण में। और साथ ही साथ ये गणेश पूजा का क्वेश्चन अगर आकर के आगे जोड़ दे किधर? मॉडर्न इंडिया में, तो मॉडर्न इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दो, एक था जिसको हम लोग बोलते हैं गणेश महोत्सव, और एक था जिन्होंने जो महोत्सव की शुरुआत की थी, गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडिया में था। वो था संबंधित किससे? बीजी तिलक से संबंधित, बाल गंगाधर तिलक। वो बाल गंगाधर तिलक जिन्हें मांडले जेल में रहना पड़ा था 6 सालों तक, उन्होंने 2 तरह के महोत्सव की शुरुआत की थी, एक शिवाजी महोत्सव और एक गणेश महोत्सव। तो गणपति जो महोत्सव उन्होंने शुरू किया था वो 1893 में किया था, शिवाजी महोत्सव 1895 में किया था। वो गणेश, यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं तो गणेश पूजा सब अग्नि पुराण में। तो तीनों पुराण याद रखिएगा, सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण में मौर्य और गुप्त दोनों की जानकारी मिलती है, और जबकि गणेश पूजा का सबसे पहले उल्लेख अग्नि पुराण में मिलता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि तांत्रिक पद्धति का भी उल्लेख। अब देखो तांत्रिक पद्धति में कंफ्यूजन नहीं है, अथर्ववेद में भी जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या के बारे में अथर्ववेद में मिलता है, लेकिन वो वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। यह आता है बौद्ध साहित्य। यहां से आपका क्वेश्चन बहुत बनता है। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये त्रिपिटक, पिटक का अर्थ अक्सर आप लोग पढ़ेंगे, पिटक का मतलब टोकरी होता है। त्रिपिटक मतलब बौद्ध साहित्य को ही डिफाइन करता है। वैसे बौद्ध साहित्य से संबंधित कुछ बातों पर अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले आप टारगेट में लीजिए सूत पिटक। सूत पिटक को सर्वाधिक इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि इसके निकायों में से खासकर अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय का फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है। अंगुत्तर निकाय से एक सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 16 महाजनपद की सबसे पहले जानकारी किसमें मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया। इन सवालों को आप लोग देखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में बुद्ध के पूर्व जन्म मतलब पूर्व जन्म के कथा के बारे में पता किया गया है, मतलब बुद्ध के पूर्व जन्म के कथा के बारे में जो वर्णन किया गया वो खुद्दक निकाय में किया गया है। अब है कि सूत पिटक को कितने भाग में बांटा गया, तो देख लीजिए निकाय के बारे में, दिग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, उतना नहीं जाइएगा, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, लेकिन ये दोनों बाबू जरूर अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। उसमें भी पूछता है कि सूत पिटक में किस चीज का, तो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट था, सबसे महत्वपूर्ण था, और साथ ही साथ उपदेश के बारे में जो इसमें दिया गया है। वैसे भी गौतम बुद्ध से संबंधित पूछा भी जाता है कि उपदेश दिया था तो उसको क्या कहा गया था, मतलब पहली बार जब उपदेश दिए थे तो उसको क्या कहा गया था? उसको कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहली बार जब उन्होंने उपदेश दिया था जो 5 कोंडीय ब्राह्मण को, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। जब गृह छोड़े थे तो महाविनिष्क्रमण, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट आउट हैं जिसको आप लोगों को दिमाग में रखना होगा। जैसे बौद्ध संघ में जो पाठ होता था अनुशासन के थ्रू होता था, उस सब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। महाविनिष्क्रमण, जैसे गृह त्याग की घटना, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ
फेमस क्वेश्चन है जो आपको इर्द गिर्द उसको घुमाते रहना है, क्योंकि देखिए एंशिएंट में टर्मिनोलॉजी पे जाइएगा तो बहुत टफ टर्मिनोलॉजी है, और हम जब मॉडर्न पे आएंगे तो वहां पर थोड़ा इजी आपको इफेक्ट लगेगा, लेकिन एंशिएंट इंडिया में थोड़ा क्या है ना कि आपको टफ जोन पर काम करना पड़ेगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। और अभिधम पिटक पर तो एकदम ध्यान कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि सूत पिटक में 3 पिटक, त्रिपिटक में 3 पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक नाम ही से क्लियर हो रहा है कि डिसिप्लिन के बारे में बताया जाएगा। अभिधम जो है संस्कृत भाषा में था, और उस समय तृतीय बौद्ध संहिता में जिसमें राजा अशोक थे, उस समय तृतीय बौद्ध संहिता में जिसमें अध्यक्ष के रूप में मोगलीपुत्र तीज थे, उस समय इसका अभिधम पिटक का पाठ किया गया था। तो ऐसे सवालों को आप लोग दिमाग में रखिएगा। और विनय पिटक का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति, यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि विनय पिटक का पाठ सबसे पहले किसने किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा दैट इज द उपाली ने किया था। तो इस तरह के सवालों को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जैन साहित्य। एक क्वेश्चन बचता है पुराणों में क्या कहा गया है, तो पुराणों में इसको चरित कहा गया है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन साहित्य को पुराणों में किस नाम से जाना गया है, चरित, जबकि इसको हम लोग आगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगम। और आगमों की संख्या कितनी थी, 12। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज है, एक आचरांक सूत्र और भगवती सूत्र। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि किसमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध धर्म में भी मिलता है, अंगुत्तर निकाय में, और यहाँ आचरांक सूत्र भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद के बारे में डिटेल दिया गया है, तो इसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद एक सवाल पूछेगा विश्वकोश किसे कहा गया है, यानी इंसाइक्लोपीडिया किसको कहा गया जैन साहित्य का, जैन धर्म का, तो एक अनुयोगदार और नंदी सूत्र, ये दोनों ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपसे ज्यादा संख्या इसमें सवाल ये पूछा था आगम की संख्या कितना है, 12। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि छंद कितना था, तो याद रखिएगा 6 से छंद 6 याद रखिएगा। और प्रकीर्ण एक आता है, प्रकीर्ण की संख्या कितनी थी, तो ये सब 10 था। लेकिन आपसे सवाल पूछेगा आगम ही कि आगम की संख्या कितनी थी। तो इस तरह के सवालों को क्या करेंगे, रैपिड फायर में आपको क्वेश्चन को क्लियर करना है। अगले वीडियो में हम जरूर इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अवेयर करा पाए, और जो प्रॉम्प्ट सवाल है, जो ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने का चांसेस बनता है, उन सवालों को हम लोग जरूर देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, मौर्य प्रशासन और गुप्त काल के से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, और गुप्तोत्तर काल की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, और खासकर मौर्योत्तर काल की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी के जो प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम मौर्य साम्राज्य में जाते हैं तो अशोक से संदर्भित उसके प्रशासन से संबंधित बातों को हम लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि उस समय की जो प्रशासन व्यवस्था है वर्तमान प्रशासन व्यवस्था के साथ काफी कोरिलेवेंट है। जितना भी चीज आप देखिएगा ना, वो सब आपको एकदम करीब इक्वल दिखेगा। जैसे उस समय भी समाहर्ता का पोस्ट था, आज भी हमारे यहाँ समाहर्ता है, लेकिन लोगों के दिमाग में एक चीज का हमेशा लोगों को लगता है कि इसका क्या फैक्ट्स है, तो ध्यान रखिएगा उस समय भी जस्टिफिकेशन का सिस्टम था, उस समय भी व्यवहारिक न्यायालय, व्यवहारिक यानी कि जिसको हम लोग अभी सिविल कोर्ट के नाम से जानते हैं, व्यवहारिक न्यायालय की व्यवस्था थी। उस समय भी क्रिमिनल कोर्ट जैसे सिस्टम का व्यवस्था था। तो हमारा जो अभी प्रशासन का स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं मौर्य प्रशासन का, वो करीब करीब वो मौर्य साम्राज्य से काफी मिलता जुलता आपको मिलेगा। समाहर्ता का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग कलेक्टर बोलते हैं, यानी जो टैक्सेशन वसूलने का काम करता है। आप भी देखिएगा कि अभी भी जिलों में जो लैंड रेवेन्यू जो होता है उसके मालिक होते हैं कौन, उसके मालिक होते हैं कलेक्टर, और वहां पे नाम उसका सिर्फ चेंज कर दिया जाता है। बहुत लोग पूछते भी हैं कि डीएम और कलेक्टर में क्या फर्क है। देखिए दोनों का इंटाइटलमेंट एक ही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं और एक जगह हम लोग कलेक्टर बोलते हैं। जहां पे कलेक्टर हम लोग वर्ड को फ्लो में लाते हैं, वहां पे सीधा सीधा रहता है कि रेवेन्यू से संबंधित बातों का जिक्र है, यानी जितना भी रेवेन्यू कलेक्टिविटी है उनके प्रमुख के तौर पर कलेक्टर नाम हो गया। और डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब न्यायिक संबंधी जितना बात है, यानी एजुकेशन में जो जुडिशरी सेक्शन का जो इन्वॉल्वमेंट है उसके न्यायिक सिस्टम से संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कहा गया। वैसे आप झारखंड में जाइएगा तो वहां डीसी कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर। तो हर जगह जो जिले के प्रमुख है, जिसको हम लोग मौर्य साम्राज्य के थ्रू बोलेंगे तो समाहर्ता जैसे पद को हम लोग सुशोभित करते हैं। आज भी हमारे यहाँ समाहरणालय, उस समय भी व्यवस्था थी समाहरणालय का, आज भी हमारे यहाँ देखिएगा सिविल कोर्ट में जो जस्टिस होते हैं उनको अलग इंटाइटल किया जाता है। जो क्रिमिनल कोर्ट में तो उनको अलग इंटाइटल किया था, उस समय भी मौर्य साम्राज्य में से इंटाइटल किया जाता था। गुप्त काल जाइएगा तो गुप्त काल में चूंकि स्वर्ण युग के रूप में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, तो वहां पर साहित्य का विश्लेषण ज्यादा हो जाएगा। जैसे आपको
मुद्रा राक्षस के बारे में आप लोग को वहां पर इन्वॉल्व होना होगा। अब जैसे कालिदास के बहुत सारी चीजों के बारे में है। वैसे आपको बता दें कि कुछ ऐसे पुस्तकें हैं जो गुप्त काल में लिखी गई, लेकिन वो मौर्य की जानकारी दे रही है, ये भी अब जरूर ध्यान रखिएगा। कभी कभी किसी लोग को लगता है कि जिस काल में जिस पुस्तक लिखी गई है वो उसी काल से संदर्भित बातों का जिक्र होगा, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे बुक है जो बाद में लिखे गए और पहले वाले काल का पूरा डिटेल दिया है। तो हम वैसे भी कह सकते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, अर्थशास्त्र की जानकारी हमें उसमें जो है ना वार्ता से संबंधित चीजों का जिक्र मिलता है। तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग के पास ज्यादा इस पे समय नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक है और हम समझ पा रहे हैं कि हम लोग को अब इफेक्ट कैसे लगाना है। बस इतना जरूर ध्यान रखना कि जिन बातों को थोड़ा देखो, क्लास जब कर रहे हो ना तो ऐसा नहीं कि वो रैपिड फायर एक्शन होगा, बहुत तेज बोलेंगे या बहुत जल्दी इधर उधर करेंगे। हम जो सवाल को आपके इर्द गिर्द लाएंगे उसको जरूर जाके अपने पुस्तक के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से चीजों को देखिएगा, तो हमें लगता है कि आप लोग के लिए काफी उपयोगी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो प्रॉम्प्ट क्वेश्चन होगा जितना भी एंशिएंट इंडिया का, मेडावल का, मॉडर्न का, तो हम कोशिश करेंगे उसी प्रॉम्प्ट क्वेश्चन के थ्रू उसके कंसेप्ट में जाए, उसको डिस्कस कर ले और बाद में फिर उससे रिलेटेड आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ ले, ताकि आपका काम बिल्कुल हो जाए। क्योंकि आपके पास सेक्शन ज्यादा है, समय कम है, तो हर सेक्शन पर जब तक हम पूरा इफेक्ट नहीं लगाएंगे तब तक आप बहुत बेहतर तरीके से वहां पर पूरा कंसस रूप से आप नहीं रह पाएंगे। और याद रखना है कि सिविल कोर्ट वाले एग्जाम में सबसे ज्यादा अहमियत, सबसे ज्यादा स्वरूप जो है बनेगा आपके जीएस पैटर्न का, क्योंकि हो सकता है कि इधर का पैटर्न सबका कोरिलेट होगा, उन सभी में उसका स्कोर करीब करीब एक ही रहेगा, लेकिन फर्क पड़ने वाला जो स्कोर होगा वो ये 15 नंबर का स्कोर होगा। तो हम चाहेंगे कि इस 15 में आप ज्यादा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एमसीक्यू नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। जहां एमसीक्यू का सवाल था वहां पर चलिए अंदाज पे भी सही निकल जाएगा, लेकिन यहां तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करना है, तो वो आपको डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि जितना भी प्रमुख सवाल है एंशिएंट का, मेडावल का, मॉडर्न का, उस सारे क्वेश्चन को लाएंगे, उसके सर्कमफ्रेंस सिचुएशन में एक बार राउंड लगाएंगे और जो भी बेहतर क्वेश्चन वो हमारे सामने दिखना शुरू होगा। तब तक के लिए आप लोग एकदम स्वाध्याय जरूर रखिएगा, सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है, पढ़िए जम करके और अपने आप को मजबूती के साथ लाइए, क्योंकि आपका जब तक विल पावर, जब तक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक एग्जाम में आप बहुत बेहतर नहीं कर सकते हैं। और बेहतरी करने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से किताबों के सानिध्य में रहना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।